गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। अब क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे करके एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं। सो प्रोडक्शंस के बिहाफ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि कैसे करके एटीपी बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजोम्स जो ल्यूमेन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था और वो ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच में पीएच वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। जबकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो लोकेटेड था जी स्कीम, उसके वजह से NADPH का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि अब एटीपी और NADPH जब फॉर्म कर चुके तो वो यूज़ कहाँ पर होंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वी लर्नड द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस आर एटीपी, क्लियर है, NADPH एंड O2। उसी के तरह ऑफ दीज O2 डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वाइल एटीपी और NADPH आर यूज्ड, क्या हो जा रहा है, यूज्ड टू ड्राइव द प्रोसेसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। और मोर एक्यूरेटली शुगर, इसी एंटायर इवेंट को अपन कौन सा स्टेज कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कि शुगर का फॉर्मेशन करना, उसी चीज़ को बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। अब याद रख लेना, दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें एटीपी और NADPH बिसाइड CO2 और H2O, you may wondered how this could be verified. It is simple, immediate after the light become unavailable। मतलब क्लियर है कि ये वेरीफाइड है और इतना सिंपल है कि जैसे ही लाइट अनअवेलेबल होता है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू करता है कुछ समय के लिए और उसके बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन इफ़ देन लाइट इज मेड अवेलेबल, द सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन। मतलब उस समय लाइट फिर से प्रेजेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, बेसिकली प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। किसका, शुगर फॉर्मेशन का। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, कैन वी हेंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज अ डार्क रिएक्शंस और अ मिसनोमर। मतलब कि क्या हम लोग इसे बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शंस कह सकते हैं। क्यों भाई डार्क रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट से तो फॉर्म कर रहा है ना। और डिस्कस दिस अमॉन्ग्स योरसेल्फ, मतलब कि खुद पे डिस्कस करना, और शायद मेरे मुंह से आंसर निकल गया है, लेकिन आप तो पर भी डिस्कस करना आपस में। नाउ लेट अस नाउ सी हाउ द एटीपी इज यूज्ड इन अ बायोसिंथेटिक फेज। जैसे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एटीपी और NADPH बायोसिंथेटिक फेज में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम लोगों ने अर्लियर देखा था कि CO2 कंबाइन होता है वाटर के साथ और प्रोड्यूस करता है CH2O टू द पावर N, जो कि क्या था, जो कि एक शुगर था। लेकिन इट वॉज इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीडेड। मतलब ये कैसे करके देखेंगे कि रिएक्शंस प्रोसीड हुआ। जैसे रेदर देन व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CO2 इज टेकन इनटू द रिएक्शंस। मतलब ये कहना है कि आखिर कौन सा पहला प्रोडक्ट फॉर्म किया होगा जो कि रिएक्शंस में टेक प्लेस हो रहा होगा। जैसे कि देखिए, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, among the several effort to put the radioisotope to the beneficial use, the work of Melvin Calvin is exemplary। मतलब कि वर्ल्ड वॉर II में बहुत ही ज़्यादा विध्वंस हुआ था, जिसमें कि हम लोग ये भी देख रहे थे कि बहुत लोग सब एटम बम पता नहीं भाई साहब ये एटम बम कहाँ कहाँ गिरा रहे थे, जिस वजह से मेल्विन कैल्विन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने एग्जाम्पलरी सेट किया ताकि रेडियो एक्टिव वेव्स
जो भी आइसोट्रॉप्स वगैरह हैं वो यूज़ हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव C14 by him on the algal photosynthesis study leads to the discovery of the first CO2 fixation product was 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, यानी 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड का था, जिसका नाम क्या था? फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। क्या नाम था? फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट द वर्किंग आउट the complete biosynthetic pathway and hence it is called as Calvin cycle। और उसे क्या कहते थे अपन? Calvin cycle कहते थे। The first product identified was the 3-phosphoglyceric acid और in a short phosphoglycerol aldehyde। और इसमें पूछा जा रहा है how many carbon atom it have, तो ये बेसिकली 3 कार्बन का था। यही कारण है कि कैल्विन साइकिल का नाम C3 साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए कि साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट हैव अ फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन। यानी बहुत साइंटिस्ट लगे पड़े थे कि क्या सारे प्लांट का फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड पहला प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन पे, बस। और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वॉज फॉर्म्ड इन द अदर प्लांट, मतलब ये कह रहा है कि क्या कोई दूसरा प्रोडक्ट भी फॉर्म कर रहा है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट है, कंडक्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ अ प्लांट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट वेदर द फर्स्ट स्टेबल product of CO2 fixation was again an organic acid, but one of the 4 carbon atoms in it, and it is identified as the oxaloacetic acid, that is OAA। और जिसमें कि CO2 assimilations क्या होता है? टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, सेड बी द 2 मेन टाइप, जिसमें कि सबसे पहला है फर्स्ट जो कि CO2 फिक्सेशन में है, जो कि C3 एसिड, और जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? C3 पाथवे। जबकि फर्स्ट प्रोडक्ट जिसका C4 एसिड का होगा उसे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कहेंगे और C4 पाथवे कहेंगे। बिल्कुल एकदम मैंने एक झड़ी में लाइन में रीड कर दिया, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस ये कुछ भी नहीं है समझने लायक। बस आपको ये समझना है कि जिस रिएक्शन में CO2 का एसिमिलेशन होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, अगर पहला कार्बन एटम 3 कार्बन का रहा तो वो होगा क्या? दैट इज क्या कहते हैं उसे? बताओ भाई, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। लेकिन अगर किसी दूसरे का अगर 4 कार्बन का रह गया तो उसका नाम क्या रख देंगे? दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, और उसे C4 पाथवे कहेंगे। और यही 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो शो करता है एसोसिएट और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आगे चल करके डिस्कस होता है। जैसे कि पहला, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। जैसे कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट who were struggling to understand the dark reaction। यानी कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे जो डार्क रिएक्शंस में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, दिक्कत में थे, लेकिन ठीक ठाक थे। देखो, हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल हैव which after accepting fixing CO2 would have the 3 carbon of phosphoglycerol aldehyde, जिसमें कि हम लोग देखते हैं the studies very unexpectedly show that the acceptor molecules was the 5 carbon ketose sugar, जिसे अपन नाम क्या देते हैं? राइबुलोज बाइफॉस्फेट, जिसे RUBP। और डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी? डू नॉट वरी, द साइंटिस्ट ऑल्सो took a long time and conducted many experiment to reach the conclusion। ठीक है, यानी साइंटिस्ट बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए ताकि वो कंक्लूजन पे पहुंच सके। और दे ऑल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज द C3 एसिड, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था? उसका C3 एसिड था, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर था, और वुड बी द 2 कार्बन कंपाउंड, जिसे अपन 2 कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं, और भी फर्दर सो ऑन है। और दे स्पेंट मेनी ईयर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द 2 कार्बन कंपाउंड, डिस्कवर्ड द 5 कार्बन कंपाउंड, जिसे अपन क्या कहते हैं? RUBP, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबुलोज बाइफॉस्फेट कहते हैं।
अब बात करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस वीडियो का सबसे कोर अट्रैक्शंस जिसे अपन कहते हैं कैल्विन साइकिल। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप सही समझ रहे हो कि कैल्विन साइकिल डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन कैल्विन। कैल्विन अपने साथ साथ को वर्कर के साथ वर्क किए कंप्लीट पाथवे पे और बताया कि जो पाथवे होता है वो ऑपरेट किस मैनर में होता है, तो साइक्लिक मैनर में होता है, जिसमें RUBP फिर से रीजनरेट होता है। और ये देखा गया है कि कैल्विन पाथवे के बिहाफ पर शुगर सिंथेसाइज होता है, जिसमें कि एक आउटसेट अंडरस्टैंड काफ़ी क्लियरली डेवलप किया कि कैल्विन पाथवे आकर किस में हो रहा है, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में, जिसमें इट डज नॉट मैटर वेदर द C4 एंड C3 आर द pathways. याद रखना स्टूडेंट, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेज। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन कहलाता है। मतलब कैल्विन साइकिल 3 इवेंट को कंसिडर करता है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में बेटा क्या रहता है कि ये जो इवेंट है इसमें CO2 फिक्स होता है और CO2 फिक्स होकर के फर्स्ट टाइम स्टेबल कंपाउंड बनाता है, जो कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। और देख लेना कि कार्बोक्सिलेशन एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है कैल्विन साइकिल का, जिसमें CO2 यूटिलाइज होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। और ये रिएक्शंस जो होता है एंजाइम का कौन करता है, RUBP कार्बोक्सिलेज। जो एक्चुअल में कार्बोक्सिलेज वो एंजाइम होता है जो कार्बन का फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसके वजह से 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं किसका, 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड का। डियर स्टूडेंट्स, क्या फॉर्म करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। अब जरा देखा जाए, सिंस द एंजाइम ऑल्सो हैव एंड द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटीज, मतलब ये एंजाइम के पास ऑक्सीजन ऐड करने की भी क्या होती है, एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है। सो अल्टीमेटली अपन इसका नाम क्या रखते हैं, दैट इज RUBP कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, जिसका नाम अपन क्या देते हैं, दैट इज RUBISCO देते हैं। क्या देते हैं स्टूडेंट, RUBISCO देते हैं। सो नाम याद रखिएगा, राइबुलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सीजिनेज एंड ऑक्सीजिनेज। अगर CO2 फिक्सेशन लगा तब कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा, और O2 फिक्सेशन लगा तो ऑक्सीजिनेज एंजाइम लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब ये चार्ट से अपन समझने का कोशिश करते हैं कि ये चार्ट क्या कहना चाह रही है और क्या बताना चाह रही है। अब जरा देखा जाए कि पहला स्टेज है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कि एटमॉस्फेयर से CO2 लिया और वाटर लिया, कार्बोक्सिलाइज किया, और फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, जिसे अपन प्यार से दैट इज क्या कह सकते हैं, ये कहते हैं फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। नेक्स्ट आता है रिडक्शन, जिसमें ATP और NADPH यूटिलाइज होते हैं, और ये रिडक्शन में बेसिकली क्या बनाता है, ट्राइओस फॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है डियर स्टूडेंट्स, ट्राइओस फॉस्फेट बनाता है। और यही ट्राइओस फॉस्फेट आगे चल करके क्या करते हैं, शुगर और स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जब शुगर और स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया, तब ये आगे चल करके फिर से अपने आप को रीजनरेट करते हैं, और जहां पर अगेन ATP यूटिलाइज होता है और ट्राइओस फॉस्फेट फर्स्ट 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, जिसे राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके सेकेंड स्टेज जिसे रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन में याद रखिएगा, ये स्टेप्स जो होगा फॉर्मेशन करेगा ग्लूकोज का, लेकिन यूटिलाइज कर देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन और 2 ऑफ द NADPH, किस चीज़ के लिए, फॉर द रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल। यही कारण है कि इस चीज़ का नाम क्या देते हैं, रिडक्शन देते हैं। इसके फिक्सेशन के वजह से 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन किस चीज़ का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द
पाथवे। डियर स्टूडेंट, थर्ड इवेंट आता है जिसका नाम क्या कहता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन किसका होता है, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स का होता है, दैट इज RUBP इज अ क्रूशियल इफ द साइकिल इज अ कंटिन्यू और अनइंटरप्टेड। मतलब RUBP का CO2 एक्सेप्टर काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि CO2 को कंटिन्यू अनइंटरप्टेड सर्विसेज में कंटिन्यू करवाना होता है। नेक्स्ट, रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर करता है एक ATP मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेशन के लिए और अल्टीमेटली क्या फॉर्म करता है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम होता है RUBP, दैट इज राइबुलोज बाइफॉस्फेटेज। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, हेयर फॉर द एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग इन द कैल्विन साइकिल 3 molecules of ATP, 2 molecule of NADPH require। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अब जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोबेबली मीट कर रहा है डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH इन द डार्क रिएक्शन, दैट इज द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, इसके बिहाफ पे अगर देखा जाए, to make 1 molecules of a glucose 6 turn of a cycle is required। अब ये 6 टर्न क्या है बेटा, कि अगर एक टर्म में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है तो 6 टर्म में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू व्हाट, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिएगा, वर्कआउट द हाउ मेनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन पाथवे। आंसर रहा इस चार्ट में। It might help you to understand all of this if we look at what goes in and what goes out of the Calvin cycle। मतलब क्या इन होगा और क्या आउट होगा ये डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे इन में होगा 6 CO2 मॉलिक्यूल्स, 18 ATP और 12 NADPH, लेकिन आउट में क्या होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 18 ADP और 12 NADP मॉलिक्यूल्स। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो ये रहा ये C3 साइकिल। अब अपन C4 साइकिल के बारे में भी ध्यान से समझेंगे और आई होप पहले C3 साइकिल कर लेते हैं, देन अपन C4 साइकिल करेंगे डियर स्टूडेंट। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।